हेलो बच्चों, सैम्पल क्वेश्चन पेपर के हम 36 क्वेश्चंस कर चुके हैं। अब हम क्वेश्चन नंबर 37 पर आते हैं। 37 है, एल्वियोली की दीवारों के आसपास रक्त वाहिकाओं के व्यापक नेटवर्क और नेफ्रॉन के ग्लोमेरुलस के बीच क्या समानता है। देखो बेटा, आपको मालूम है कि जो हमने श्वसन तंत्र पढ़ा था उसमें दो ये फुफ्फुस हैं और ये हमारी श्वसनिका है, और इसमें से फिर आगे बहुत सारी शाखाएं होती हैं और फिर गुब्बारे जैसी रचना होती है पीछे जाकर। इसे हम वायु कूपिका कहते हैं। इस वायु कूपिका में बहुत सारी छोटी छोटी पतली भित्ति का मतलब दीवार वाली केशिकाएं होती हैं, जिनसे ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का आदान प्रदान होता है। तो मैंने आपको कहा इसमें पतली भित्ति वाली केशिका होती हैं। इसी तरह से अगर हम गुर्दे के अंदर, वृक्क के अंदर अगर कपनुमा रचना आपको याद हो, तो उसके अंदर भी पतली भित्ति वाली केशिकाओं का एक केशिका गुच्छ होता है। इनकी भी भित्ति बहुत पतली होती है। तो दोनों के अंदर क्या समानता है, तो मैंने आपको समानता अभी बताई कि इनकी पतली भित्ति वाली दीवार वाली केशिकाएं होती हैं जो रक्त से भरी हुई होती हैं। तो पहला ऑप्शन मोटी दीवार वाली धमनी गलत हो जाएगा, पतली दीवार वाली शिराएं ये भी गलत हो जाएगा, मोटी दीवार तो बिल्कुल ही गलत है, पतली दीवार वाली केशिकाएं, तो इसका आंसर आएगा डी। क्वेश्चन नंबर 38, जानवरों की तुलना में पौधे उत्सर्जन के लिए, उत्सर्जन का मतलब वेस्ट चीजों को बाहर निकालने के लिए पूरी तरह से अलग प्रक्रिया का प्रयोग करते हैं। मतलब जंतुओं का उत्सर्जन और पौधों का उत्सर्जन अलग होता है। तो निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पौधों द्वारा उत्सर्जन में प्रयुक्त नहीं होती? जो नहीं होती वो ढूंढनी है हमें। पहला है, ये वाष्पोत्सर्जन द्वारा अतिरिक्त पानी से छुटकारा पा सकते हैं। तो ठीक है, आपको मालूम है पत्ती के अंदर स्टोमेटा होते हैं, रंध्र होते हैं, जिनसे फालतू पानी वाष्प बनकर निकलता है। तो फालतू पानी निकला तो उत्सर्जन है, ये तो सही है। हमें ढूंढना है जो नहीं है। दूसरा देखते हैं, वे अपनी पत्तियों के माध्यम से चुनिंदा जहरीले पदार्थों को फिल्टर करते हैं। ये ऑप्शन गलत है, क्योंकि पत्तियों से वो कोई जहरीले पदार्थों को फिल्टर नहीं करते। तो यही ठीक होगा, आंसर इसका आएगा बी। हम ऑप्शन 3 और 4, सी और डी भी देख लेते हैं। पुराने जाइलम में अपशिष्ट उत्पादों को राल और गोंद के रूप में संग्रहित किया जाता है। ये आपके प्रश्न नंबर 33 में भी था, जहां पुराने जाइलम ऊतक में राल और गोंद अपशिष्ट पदार्थ हैं। तो ये ऑप्शन भी सही है। डी ऑप्शन है, यह अपशिष्ट पदार्थ को अपने आसपास की मिट्टी में उत्सर्जित करता है। यह भी सही है। हमें वो ढूंढना था जो प्रयोग नहीं होता, तो आंसर आ जाएगा इसका बी। आगे देखो, क्वेश्चन नंबर 39, यदि किसी लेंस की क्षमता -4.0D, लेंस की क्षमता होती है पावर, और पावर का फॉर्मूला होता है 1/f। आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो, F बराबर 1/P। यहाँ पर F फोकस दूरी है और ये मीटर में ही होनी चाहिए। हाँ, लेंस की क्षमता है -4D। बेटा, जब भी माइनस आ जाए तो इसका मतलब ये अवतल लेंस है।
माइनस का मतलब है अवतल लेंस, तो उत्तल लेंस वाला ऑप्शन गलत और ये उत्तल लेंस वाला ऑप्शन, ये दो तो हो गए गलत। अब हमारे पास बचा ए और सी। अवतल लेंस है तो इसका अर्थ है, पहले हम ऑप्शन एक को देखते हैं, फोकस दूरी -50 मीटर। देखो अगर हम यहाँ पर फोकस दूरी निकालेंगे तो 1/p कितना है, 4, -4 है। और ये सेंटीमीटर में है, हमें निकालनी है, सॉरी ये मीटर में है, हमें इसको सेंटीमीटर में निकालना है। तो 1 मीटर में 100 सेंटीमीटर होते हैं, तो हमने 100 से गुना किया, ये कटेगा तो ये आएगा -25। तो इसकी फोकस दूरी होगी -25, तो इसका आंसर है ऑप्शन सी। इसके बाद आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 40 पर। क्वेश्चन नंबर 40 है, एक अवतल दर्पण के सामने सूर्य की किरणें 15 सेंटीमीटर की दूरी पर एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। पहले हमने ये अवतल दर्पण बनाया, इसके सामने सूर्य की किरणें आ रही हैं, दूर से आने वाली किरणें समानांतर ली जाती हैं, और ये दर्पण का ध्रुव, ये मान लो फोकस, ये वक्रता केंद्र है। हाँ, तो ये सारी किरणें एक बिंदु पर अभिसरित होती हैं। जिस बिंदु पर ये सारी किरणें मिलती हैं उसे हम फोकस कहते हैं, और P से लेकर F तक की दूरी हो जाएगी फोकस दूरी, और ये दे रखी है हमें 15 सेंटीमीटर। हाँ, आगे है, वस्तु को कहाँ रखा जाना चाहिए कि उसकी छवि का मतलब प्रतिबिंब का आकार वस्तु के आकार के बराबर हो। बेटा जो आपके 6 चित्र हैं उसमें एक है, अगर वस्तु को हम C पर रखते हैं तो प्रतिबिंब C पर ही बनता है और समान आकार का बनता है। तो वस्तु को हम C पर रखेंगे और C कितना होगा, फोकस दूरी है 15 और C हो जाएगा 15 और 15 30, तो इसका होगा दर्पण के सामने 30 सेंटीमीटर पर। जब भी समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा तो हमें वस्तु कहाँ रखनी है, C पर। इसका आंसर आ जाएगा A। अगला क्वेश्चन, प्रश्न नंबर 41। जीवों के निम्नलिखित समूहों में से किस में खाद्य सामग्री शरीर के बाहर तोड़ी जाती है। हम लोग क्या करते हैं, भोजन लेते हैं और दांतों से उसको चबाते हैं, फिर अंदर पाचक एंजाइम भोजन को और सरल भागों में तोड़ते हैं। कुछ एंजाइम प्रोटीन को तोड़ते हैं, कुछ कार्बोहाइड्रेट को तोड़ते हैं, लेकिन कुछ जीव ऐसे हैं जिनमें पहले भोजन को बाहर तोड़ा जाता है और फिर उसको अवशोषित करते हैं। वो जीव होते हैं कवक या फफूंदी। कवक या फफूंदी। अब हम यहाँ देखते हैं ऑप्शन ए, मशरूम फफूंदी है, हरे पौधे फफूंदी नहीं है, तो ये गलत। बी ऑप्शन को देखेंगे, खमीर, मशरूम, ब्रेड मोल्ड, ये सभी एक प्रकार के कवक या फफूंदी हैं, तो इसका आंसर हो जाएगा आपका डी। आगे आते हैं हम प्रश्न नंबर 42 पर। एक व्यक्ति में नेफ्रॉन का ट्यूबुल हिस्सा, बेटा आपने अगर नेफ्रॉन का चित्र अपनी बुक में देखोगे तो उसमें ये कप के आकार की रचना है जिसके अंदर बहुत सारी केशिकाओं का गुच्छ है, और फिर यहाँ से ये ट्यूब वाला भाग शुरू होता है। तो अगर ये ट्यूब वाला हिस्सा काम नहीं करेगा तो क्या होगा, देखो यहाँ पर ग्लोमेरुलस और केशिका गुच्छ से हमारा रक्त फिल्टर होता है, छाना जाता है। उसके बाद जो रक्त यहाँ पर आता है, छन्ने के बाद जो बचा हुआ पदार्थ आता है उसको हम मूत्र कहते हैं। इस भाग में उसमें से जल का
पुनः अवशोषण होता है। पुनः का मतलब दोबारा अवशोषित होता है। यहाँ से जल और कुछ जरूरी पदार्थों का पुनः अवशोषण, दोबारा अवशोषण होता है। तो अगर ये हिस्सा काम नहीं करेगा तो जल का अवशोषण नहीं होगा और हमारा मूत्र कैसा हो जाएगा, पतला। तो यहाँ हम ऑप्शन देखते हैं। पहला है मूत्र नहीं बनेगा। नहीं, मूत्र तो कहाँ बनता है, वृक्क के अंदर ही बन जाता है, वृक्काणु में। उसके बाद है मूत्र की गुणवत्ता, मूत्र सांद्रित होगा, मूत्र अधिक पतला होगा। तो इसका आंसर है डी, क्योंकि जल का अवशोषण नहीं होगा इसलिए मूत्र पतला होगा। प्रश्न नंबर 43। यदि एक लेंस द्वारा बनाई गई मोमबत्ती की लौ की वास्तविक छवि लौ के आकार का 3 गुना है, इसका मतलब उसका आवर्धन होता है m3 है। आगे है लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी। लेंस और प्रतिबिंब के बीच की दूरी को हम बोलते हैं v, और ये है 80 सेंटीमीटर। तो मोमबत्ती को लेंस से कितनी दूरी पर रखा जाए, हमें u निकालना है। लेंस और वस्तु के बीच की दूरी होती है u, और यहाँ पर फॉर्मूला लगेगा m बराबर v/u। यहाँ पर v है 80 और u है, हमें निकालना है, m है 3। तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई जब आप करोगे तो u बराबर 80/3 आ जाएगा। और दूसरी बात यह बेटा, क्योंकि वस्तु हमेशा लेफ्ट हैंड साइड पर रखी जाती है और जब हम ग्राफ को देखते हैं तो लेफ्ट वाली सारी दूरी माइनस में होती है, तो ये होगा -80/3। तो इसका आंसर हो जाएगा डी। आगे आते हैं हम क्वेश्चन नंबर 44 पर। क्वेश्चन नंबर 44 में आपको एक चित्र दे रखा है। इस चित्र में ये हमारा अवतल लेंस है, ये इसका मुख्य अक्ष है, ये फोकस है, ये सी का मतलब वक्रता केंद्र है। वक्रता केंद्र से जाने वाली किरण बिना मुड़े सीधी जाती है। जिस रास्ते से आई है वो उसी रास्ते पर वापस हो जाती है। तो ये जिधर से आई उधर ही परावर्तित हो जाएगी। यहाँ पर ये वस्तु रखी है, वस्तु से अगर कोई किरण, वस्तु रखी है F और C के बीच में, वस्तु कहाँ रखी है, C और F के बीच में। तो एक किरण मुख्य अक्ष के समानांतर जाएगी, वो F में से गुजरेगी, और ये दोनों किरणें यहाँ पर मिलेंगी। तो वस्तु का प्रतिबिंब आभासी है नहीं, क्योंकि ये किरणें वास्तव में मिल रही हैं, तो आभासी नहीं है। अब अगर हम दूसरा ऑप्शन देखते हैं, जरा अगले पेज पर देखना होगा हमें। परावर्तित किरण आपतित किरण के समान पथ पर लेकिन विपरीत दिशा में यात्रा करेगी। ये ठीक है, क्योंकि यहाँ C से एक किरण गई थी और ये इसी रास्ते पर वापस आ जाएगी। तो ये ऑप्शन 2 ठीक है। तीसरा है वस्तु का प्रतिबिंब उल्टा होगा। आपको मालूम है कि वस्तु यहाँ पर प्रतिबिंब बना था, नीचे की तरफ बने तो ये उल्टा होगा, ये भी ठीक है। चौथा है यह अवतल दर्पण है, ये अवतल दर्पण है और इसकी फोकस दूरी ऋणात्मक होगी, क्योंकि हम दूरी को P से नापते हैं
और लेफ्ट हैंड साइड की सारी दूरियां ऋणात्मक माइनस में होती हैं, तो इसका ऑप्शन 4 भी ठीक है। अब हम टोटल क्वेश्चन का आंसर अगर देखें तो हमारा 2, 3 और 4, तो हमारा ऑप्शन सी ठीक है, तो इसका उत्तर होगा सी। अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 45। हाँ, यहाँ पर 4 माध्यम दे रखे हैं, माध्यम 1, 2, 3 और 4। उपरोक्त आरेख में प्रकाश विभिन्न माध्यमों से यात्रा कर रहा है। एक वैज्ञानिक द्वारा देखा गया कि कोण 1 बराबर कोण 3 और कोण 4। यहाँ पर कोण 1, कोण 3 और कोण 4 ये बराबर है। अब यहाँ पर बराबर का मतलब क्या है? इसका मतलब ये तीनों माध्यम एक जैसे हैं, इन तीनों माध्यम जो हैं ये एक जैसे हैं, लेकिन कोण 2 छोटा है कोण 1 से। ये वाला जो कोण है, ये कोण 1 आ रहा था, ये 1 था, तो कोण 2 जो है वो इससे छोटा है। क्यों छोटा है? क्योंकि ये किरण अभिलंब के पास आ गई, इसीलिए तो ये कोण छोटा है और ये कोण बड़ा है। अभिलंब के पास क्यों आई? क्योंकि ये माध्यम सघन था, तो ये वाला माध्यम हमारा हो गया सघन, और बाकी तीनों माध्यम एक जैसे हैं। अब हम इसके आंसर चेक करते हैं। पहला है माध्यम 1 माध्यम 3 से अधिक सघन है, ये गलत है, क्योंकि माध्यम 1, 3 और 4 एक जैसे हैं। दूसरा ऑप्शन देखते हैं, माध्यम 2 सबसे दुर्लभ माध्यम है, ये भी गलत है। यहाँ दुर्लभ का मतलब विरल है, ये भी गलत है, क्योंकि हमने देखा माध्यम 2 सघन है। तीसरा है, ये भी गलत हो गया। सी ऑप्शन है माध्यम 3 माध्यम 1 से सघन है, ये भी गलत है, क्योंकि माध्यम 1, 3 और 4 एक जैसे हैं, क्योंकि उनके कोण बराबर है। डी ऑप्शन है माध्यम 1 और 3 अनिवार्य रूप से एक ही माध्यम है, बिल्कुल ठीक है, एक ही माध्यम है तभी तो कोण बराबर है। लेकिन माध्यम 2 माध्यम 1 और 3 से अधिक सघन है, तो ये बात ठीक है, माध्यम वो 2 माध्यम जो है वो सघन है, तो इसका ऑप्शन हो जाएगा आंसर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 46। वायु के सापेक्ष फ्लिंट कांच का अपवर्तनांक 1.65 है, अल्कोहल का 1.36 है। फ्लिंट कांच का अल्कोहल के सापेक्ष, बेटा जिसके सापेक्ष हो उसको बटे में लिख लो। किसके सापेक्ष है? अल्कोहल के, अल्कोहल वाले को बटे में लिख लो, याद रखो आप, और ऊपर आ जाएगा 1.65, तो अपवर्तनांक आएगा 1.65 बटे 1.36। आप इसको सॉल्व कर लेना, इसका आंसर आएगा बी। क्वेश्चन नंबर 47। ये एक चित्र दे रखा है, इसमें उत्तल लेंस है, और इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी 10 है। यदि 10 सेंटीमीटर, यदि 2 मिलीमीटर ऊंचाई की कोई वस्तु h, वस्तु की ऊंचाई है 2 मिलीमीटर, को पोल से 5 सेंटीमीटर की दूरी पर रखा गया, वस्तु की जो दूरी है ये 5, इसको रखा गया u बराबर 5, और ये हमेशा माइनस में होती है, तो हमें प्रतिबिंब की ऊंचाई निकालनी है। प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो यहाँ पर
सबसे पहले हमें पता है आवर्धन क्या होता है। आवर्धन होता है V/U, और यहाँ पर हमें V नहीं पता, U हमें दे रखा है -5। V के लिए हम फॉर्मूला लगाएंगे 1/F बराबर 1/V माइनस 1/U। F हमें मालूम है 10 है, तो 1/10 बराबर 1/V हमें निकालना है, माइनस 1/U है -5। यहाँ से जब आप V को निकालोगे तो V आएगा -10। ये आपको करके देखना पड़ेगा। V आएगा यहाँ पर -10। तो अब देखो V आया -10, U था -5, माइनस से माइनस कट गया, आवर्धन आ गया 2, M बराबर आ गया 2। अब हमें क्या निकालना है यहाँ पर? हाँ, आवर्धन हमारा आ गया 2, M बराबर 2। हमें निकालनी है प्रतिबिंब की ऊंचाई। आवर्धन का एक फॉर्मूला है प्रतिबिंब की ऊंचाई बटे वस्तु की ऊंचाई। M आया 2, H डैश हमें निकालना है। H हमें दे रखा है 2 mm, तो यहाँ से हम क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो H डैश आ जाएगा 2 गुना 2, 4 मिलीमीटर। तो इसका आंसर आएगा ए नहीं सॉरी C, क्योंकि ये तो सेंटीमीटर है। इसका आंसर आएगा C, 4 मिलीमीटर। अब हम आते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। एक तार निर्माण इकाई ने, तार बनाने वाली कोई कंपनी है, उसने कुछ तत्वों के भौतिक गुणों के आधार पर उनका परीक्षण किया। पहले गुण लिए, जैसे आघातवर्ध्यता, तन्यता, चालकता, गलनांक, और फिर उसने एक तत्व लिया W, X, Y और Z, 3 तत्व लिए। अब पहले हम देखते हैं W तत्व को। W तत्व में क्या है? आघातवर्ध्यता है, मतलब पीट कर चादर बनती है। तन्यता है, तार बन सकती है। इसमें नहीं है तो तार ही नहीं बनेगी, तो तार बनाने वाली कंपनी काम कैसे करेगी? इसमें भी नहीं है, तो ये ऑप्शन तो ये तो हो नहीं सकते, ना X हो सकता ना Y हो सकता। चलो अब हम देखते हैं W और Z में। ये हाँ है तो तार बन सकती है। उसके बाद है विद्युत चालकता। अगर हम तार बना रहे हैं तो वो विद्युत की सुचालक भी होगी, धातु से बनेगी, तो विद्युत चालकता हाँ ठीक है। यहाँ पर Z में देखें तो नहीं, ये भी नहीं हो सकता, तो हमारा जो ऑप्शन बचेगा वो बचेगा W। हमें देखना है, मतलब W वाली की हम तार बना सकते हैं। अब प्रश्न है उपरोक्त में से किन तत्वों को कंपनी द्वारा उपयोग के लिए हटा दिया गया। देखो W की तो तार बन रही है, X से तार नहीं बन रही, Y से नहीं बन रही, Z से नहीं बन रही, तो आंसर आएगा B, X, Y और Z को हटा दिया, W से तार बना ली। इसके बाद आते हैं हम खंड ग पर। इसके लिए आप अपनी अगली वीडियो देखना।